स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत में कई लोग परेशान हैं कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार गिरता जा रहा है और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे जिनका इस्तेमाल करके वो अपने आयात यानी इंपोर्ट के लिए पे कर पाता। तो आज जो वैश्विक स्थिति बनी हुई है उसके अंतर्गत उसके अनुसार अगर हम देखें तो आज भारत के पास $500 बिलियन से ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व हैं, लेकिन इस साल की शुरुआत में वो $600 बिलियन से ज्यादा थे, वो लगातार गिरे हैं। और क्या ये गिरावट भारत को वनरेबल यानी एक खतरनाक सिचुएशन में डालती है कि नहीं डालती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम भारत के फॉरेक्स रिजर्व कितने होने चाहिए इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। ये ग्रुप जब आप फॉलो करेंगे तो अगर आपको सेशन की PDF चाहिए तो यहां मिल जाएगी, नहीं तो तीनों जगह आप मेरे से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इस ग्राफ को देखिए। हाल में खबर आई थी कि जनवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच में इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का अगर हमें कंपैरिजन करें तो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सबसे ज्यादा गिरे हैं, यानी भारत के -11.45% से फॉरेक्स रिजर्व गिरे हैं। चाइना में -6%, इंडोनेशिया में -9%। तो सबसे ज्यादा कहीं अगर फॉरेक्स रिजर्व की गिरावट आई है तो वो भारत में आई है। इसकी वजह से कई लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत के लिए अच्छी चीज नहीं है। अब ये डिबेट स्टार्ट हुई है कि डिबेट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व्स। कई लोग कह रहे हैं कि इतना नहीं गिरना चाहिए, लेकिन हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने कहा कि ये जो कंसर्न है ये ओवरस्टेटेड है, ये ओवर ब्लोन है। इतना कंसर्न की बात नहीं है, अगर थोड़े कम भी हो गए तो इतनी बड़ी समस्या की बात नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है। क्यों कहना है ऐसा, अभी हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई फॉरेक्स रिजर्व आखिर क्या चिड़िया है, ये है क्या? तो मैं आपको एक फॉरेक्स रिजर्व पे पहले भी वीडियो बनाया था, उस पर बताया था, लेकिन एक बार फिर समझ लेते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स आर एक्सटर्नल एसेट इन फॉर्म्स ऑफ गोल्ड, HDR, फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। यानी फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश के एक्सटर्नल परिसंपत्तियां होती हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने विदेशी पेमेंट्स करने में कर सकते हैं, यानी इंपोर्ट्स के लिए कर सकते हैं। अगर हमें कोई विदेश में डेट देना है, पैसा वापस करना है विदेश को, तो उसके लिए हम दे सकते हैं। और आमतौर से जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो चार चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपका फॉरेन करेंसी एसेट यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें हमारे पास डॉलर होता है, येन होता है, युआन होता है, पाउंड होता है और यूरो होता है। उसके अलावा गोल्ड होता है यानी सोना, जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक खरीदता है। उसके अलावा स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होते हैं जो IMF असाइन करता है, और रिवर्स ट्रेंच पोजीशन होती है जो IMF असाइन करता है। ये चारों चीजें मिला के आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व बनता है। अगर हम भारत के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, अप्रैल 29 का अगर आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व में हमारे पास क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं। कितने के? हमारे पास अप्रैल 2022 में करीबन $600 बिलियन था, उसमें से 532 या 533 बिलियन डॉलर फॉरेन करेंसी एसेट था। उसके बाद गोल्ड था $41.6 बिलियन का, उसके बाद HDR था $18.3 बिलियन का, और रिवर्स ट्रांच पोजीशन थी हमारे पास $5 बिलियन की। टोटल मिलाकर ये लगभग $558 बिलियन के हमारे पास थे। आज ये अप्रैल से लेकर आज अगर हम अक्टूबर की बात करें तो आज हमारे पास कितने के एक्सचेंज बचे हैं?
537 बिलियन डॉलर के एक्सचेंज बचे हुए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है कि हमारे पास इतने कम एक्सचेंज बचे हुए? उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि जैसे रुपए की कीमत डॉलर के खिलाफ गिर रही थी, तो वो गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने अभी तक लगभग 80 बिलियन डॉलर खर्चे हैं रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में जाकर डॉलर बेचकर रुपए की कीमत में स्थिरता लाने की कोशिश करी है। उस वजह से खास तौर से हमारे जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें गिरावट आई है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सितंबर 16 का ये बात है कि लगातार 7 हफ्ते, सितंबर 16 से पहले के 7 हफ्ते में लगातार इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व गिरते जा रहे थे। 545 हो गए हैं और हाल में 537 पहुंच गया है। तो आप अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट कब थे? आप देखिए, हाईएस्ट थे सितंबर 2021 में 630 बिलियन डॉलर के करीब। उसके बाद लगातार ये देख रहे हो आप, गिरावट आ रही है। इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कम हो रहा है, ये खराब चीज है। लेकिन अगर हम बात करें द टेस्ट विच साइड इज करेक्ट, कि ओवरब्लोन है कि कंसर्न होने की जरूरत है कि हमारी अर्थव्यवस्था में समस्या आएगी, उसका टेस्ट क्या है? उसका टेस्ट होते हैं दो, कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने महीने का इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लायक हैं, और दूसरा कि आपका जो एक्सटर्नल डेट है, बाहरी जो आपका ऋण है, वो आपके फॉरेक्स रिजर्व कितना परसेंट ऑफ वो एक्सटर्नल डेट को पे कर सकते हैं। ये दो मापदंड है जिनको हमें ध्यान में रखना है अगर हम फॉरेक्स पे हल्ला मचाते हैं तो टू टेस्ट विच साइड इज करेक्ट, लेट अस असेस इकोनॉमीज वल्नरेबिलिटी ड्यू टू डिप्लीटिंग फॉरेक्स रिजर्व्स। अब रॉयटर्स का एक पोल आया है, रॉयटर्स एक न्यूज एजेंसी है, उसने कहा है कि उनके हिसाब से इस साल के एंड तक भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व होंगे वो 523 बिलियन डॉलर्स के होंगे, यानी आज जो 537 बिलियन डॉलर है उससे भी गिर जाएगा। तो क्या ये काफी होंगे, ये समझना हमारे लिए जरूरी है। तो अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है, अगर 523 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच जाएगा तो वो 3 साल में सबसे कम लेवल पे होगा। 3 साल में सबसे कम लेवल पे होगा। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि लेकिन ये 523 बिलियन डॉलर आज भी, अगर हम पिछले 5 महीने का ट्रेंड देख लें हमारे इंपोर्ट का, हमारे आयात का, तो 523 बिलियन डॉलर 8 महीने 22 दिन हमारा इंपोर्ट पे कर सकते हैं। अगर हमें कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी में कहीं से बाहर से पैसा नहीं आ रहा, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे, जहां जिसकी वजह से बाहर से पैसा हमारे देश में आएगा, अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तब भी 523 बिलियन डॉलर से हम 8 महीने 22 दिन अपना इंपोर्ट का पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व पिछले 3 साल में सबसे कम है, लेकिन 8 महीने 22 दिन हम अपना इंपोर्ट पे कर सकते हैं, ये 9 साल में सबसे कम है। तो 9 साल में सबसे कम है, तो ये खतरनाक सिचुएशन नहीं कही जा सकती? नहीं जी, नहीं कही जा सकती। अर्थव्यवस्था में खतरनाक सिचुएशन तब पहुंचती है जब आपके पास उतना ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है कि आप 4 महीने अपने इंपोर्ट पे कर पाए। अभी तो डबल है। अगर मेरे देश के पास सिर्फ उतना ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है जिसका इस्तेमाल करके हम 4 महीने इंपोर्ट पे कर सकते हैं, तब एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। अभी तो हम इससे 2 गुना पे हैं, तो हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? 2013-14 की बात करें, जब यूएस इकोनॉमी में ऐसा ही कुछ चल रहा था, टेपर टेंट्रम हो रहा था कि भाई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए जो अमेरिकन फेडरल बैंक ने फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया था, उसको जब वो खींच रही थी वापस, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी वापस, तब भी ये समस्या हुई थी, तब भी रुपया गिरना चालू हुआ था। उस समय हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो 8 महीने 22 दिन से भी कम इंपोर्ट को कवर कर रहे थे, तो तब समस्या नहीं आई,
तब 7 महीने कुछ दिन ही कवर कर रहे थे हमारे फॉरेक्स रिजर्व हमारे इंपोर्ट को। तब समस्या से हम निकल आए, तो ये तो 8 महीने 22 दिन कवर कर रहा है, तो उसमें इतना हल्ला की क्या जरूरत है। अब एट दैट टाइम जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो कितना 7.83 मंथ्स ही कवर कर पाते 2012-13 में। और उससे 2 साल पहले की बात करें, 2010-11 और 2011-12 की बात करें, 2010-11 और 11-12 की बात करें, ये 10-11, 11-12 की बात करें, तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो सिर्फ 7 महीने के इंपोर्ट के लिए पे कर पा रहे थे। तो अगर 10-11, 11-12 में हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व 7 महीने के इंपोर्ट के लिए पे कर पा रहे थे, 12-13 में सिर्फ 7 महीने 7.83 मंथ्स के लिए दे पा रहे थे, तो आज तो 8 महीने 22 दिन के लिए दे पा रहे हैं, तो इसमें समस्या नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि ये ओवरब्लोन चीज है, आप खतरे को ओवरस्टेट कर रहे हो। अब द कवर वॉज सफिशिएंट फॉर अबाउट 10 मंथ्स। 2008-9 में जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो 10 महीने के इंपोर्ट के लिए पे कर पा रहे थे, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008-9 का। तो ये जो आप बोल रहे हो, जब तक ये 4 महीने के नंबर पे नहीं आता है तब तक घबराने की कोई बात नहीं है, तब तक कोई घबराने की बात नहीं है। अब आगे जब एक्सटर्नल डेट की बात करने हम चलेंगे, उसके पहले आपको मैं ये बता दूं कि आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे फाउंडेशन बैच 6 जो एक मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे का, जिसकी स्टार्टिंग 30 सितंबर से हो चुकी है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की पढ़ाई आपको कराई जाएगी। ये सारा का सारा बैच लाइव होगा, 900 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इसमें लाइव होंगी, और इसमें 24 महीने की वैलिडिटी आपको दी जा रही है, यानी लाइव क्लास के बाद वही वीडियो आप 24 महीने तक देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एक मेंटर जैसी कई चीजें दी जा रही हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल कीमत पे है, क्योंकि मेंटरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे कोर्स का। ये 24,499 का है। अगर आप ये कोड लगाते हो KP लाइव, तो आपको ये 18,999 में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे वापस। क्या है भाई, डज इट मीन इंडिया इज वनरेबल टू एक्सटर्नल शॉक? तो मैंने आपको बता दिया ऐसा नहीं है। आज के समय हमारे फॉरेक्स रिजर्व या प्रोजेक्टेड फॉरेक्स रिजर्व जो $523 बिलियन के हैं, वो 8 महीने 22 दिन या 8 महीने, लगभग 8 महीना मान लो आप, 8 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पे कर सकते हैं। पहले तो हम इससे भी बुरी सिचुएशन में रह चुके हैं, तब समस्या नहीं हुई, तो अभी किस बात की समस्या? तो सीधी सी बात यह है, नॉट रियली। 4 मंथ्स अगर इंपोर्ट वाला आ जाता है कि सिर्फ 4 महीने का इंपोर्ट हम पे सकते हैं, तो वो एक डेंजर मार्क होता है। जैसे नदी में जब आप देखते हो पुल पे एक डेंजर मार्क होता है कि नदी इतने से डेंजर मार्क से ऊपर बह रही है, तो 4 महीने वो डेंजर मार्क है। लेकिन आपको यह भी तो समझना है कि ऐसा तो नहीं है कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा। भारत कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि भारत में विदेशी निवेश बढ़े। इस साल प्रोजेक्टेड है कि भारत में एफडीआई, सिर्फ एफडीआई की बात करें तो भारत में लगभग $100 बिलियन की एफडीआई आएगी। तो वो क्या हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड नहीं होगी? होगी। हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अगर हमारा $500 बिलियन क्रॉस करता है, तो क्या वो हमको फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वी नीड टू ऑब्जर्व हाउ कैपिटल फ्लो टर्न, मतलब कैपिटल फ्लो यानी एफडीआई, एफपीआई जो भारत में आ रहा है वो कैसा है। अब अगर हम बात करें, अगर हम इस साल के, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 4 महीने की बात करें, तो लगभग $19 बिलियन की एफडीआई ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन साथ ही साथ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो पैसा विदेशी निवेशक हमारे वित्तीय बाजार में लगाते हैं, वो एफपीआई होता है। वो लोगों ने अपना पैसा हमारे वित्तीय बाजार से खींचा है, बाहर लिया है, क्योंकि विदेश में, अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाए गए हैं, तो यहां से पैसा निकालकर वहां ले जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली
ये समस्या है, लेकिन ये समस्या ओवरस्टेटेड समस्या है, क्योंकि हमारे $100 बिलियन की FDI आने के इस बार के चांस हैं। हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी भारत सरकार लेकर आने वाली है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये ओवरब्लोन है। अब दूसरे एस्पेक्ट की भी बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है भाई, हमारा जो इंपोर्ट बढ़ा है उसका मुख्य कारण क्या है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल प्राइस है, नेचुरल गैस प्राइसेस हैं, इनमें यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ोतरी आई थी। अब क्योंकि वेस्टर्न नेशंस में डिमांड कम हो रही है, रिसेशनरी ट्रेंड है, मंदी का डर है, तो वहां डिमांड कम हो रही है। वहां डिमांड कम हो रही है तो कमोडिटी प्राइस, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनके दाम धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, जो हमें हेल्प करेंगे कि नहीं, हमारा इंपोर्ट बिल, जब ऑयल के दाम कम होंगे, जब नेचुरल गैस के दाम कम होंगे, तो हमारा इंपोर्ट का जो बिल है, आयात का जो बिल है, वो भी तो कम होगा। तो जैसे जैसे कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा इंपोर्ट बिल नीचे आएगा। तो ये भी एक बात है, तो उससे भी हमारा जो इंपोर्ट कवर है फॉरेक्स का, वो बढ़ेगा, 8.22 से बढ़ेगा। So if global slowdown in commodity prices continues to correct, depleting forex reserve would be less of a concern. क्यों? क्योंकि अगर आज के दाम के हिसाब से हम 8 महीने 8.22 मंथ्स इंपोर्ट के लिए पे कर सकते हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस गिरेगा तो हम ज्यादा दिनों के लिए कर पाएंगे। तो ये जो हमारा करंट $60 बिलियन हर महीने का बिल आ रहा है इंपोर्ट का, खास तौर से ऑयल के दाम के वजह से, वो हमारा कम हो जाएगा, तो हम ज्यादा इंपोर्ट के लिए पे कर पाएंगे। अब अगला है, बीइंग होपफुल फॉर लोअर कमोडिटी प्राइसेस वुड रिफ्लेक्ट इन द इंपोर्ट बिल फ्रॉम थर्ड क्वार्टर। तीसरे क्वार्टर से ये हमें दिखने लगेगा कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस कम हुए। अब अगर हम आगे बढ़ें, RBI may not sell many dollars keeping prudential limit in mind, यानी अब यह भी हो रहा है कि आरबीआई रुपए की कीमत को गिरावट रोकने के लिए उतना ज्यादा इंटरवीन नहीं करेगी। भाई $80 बिलियन ऑलरेडी आरबीआई खर्च कर चुकी है रुपए की कीमत में ज्यादा गिरावट ना हो इसको रोकने के लिए, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि भाई आप मत रोकिए, गिरने दीजिए, इससे हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनेंगे, निर्यात हमारा ज्यादा हो पाएगा जब हमारे रुपए की वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो आरबीआई ने $75 बिलियन यूज करे हैं, अब हो गया ये $80 बिलियन। ठीक है, लेकिन हमारा जो रुपया है वो पहुंच गया है 81.94 पे, यानी काफी गिरावट है। अब आ जाते हैं बिसाइड इंपोर्ट कवर, अनदर टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। क्या बताया था आपको मैंने कि एक्सटर्नल डेट के लिए कितना हम पे कर पाएंगे उतने ही फॉरेक्स रिजर्व से। बाहरी ऋण, एक्सटर्नल डेट क्या होता है? जो भी पैसा हमने देश के बाहर से उधार लिया हुआ है, सरकारों से, बड़े बड़े संस्थानों से, बैंकों से, फाइनेंशियल मार्केट से, विदेश से पैसा उधार लिया। तो अगर हम देखें डेटा ऑन एक्सटर्नल डेट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फिस्कल ईयर, अभी बताया नहीं सरकार ने, आरबीआई ने, कितना है। अगर हम पिछले साल का मानकर चलें कि वन टेक्स एवरेज ग्रोथ, कि हमारा एक्सटर्नल डेट 2.7% से बढ़ा पिछले 2 साल में, 2018 में, 2019 में, और उसको अगर हम कैलकुलेट कर कर चलें 2022-23 के लिए, तो हमारे जो आज के फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 82% ऑफ हमारे एक्सटर्नल डेट को पे कर सकते हैं। 82%, तो काफी पैसा है, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है। क्यों? ये अभी के समय तो 4 ईयर लो पे है, लेकिन ये बहुत है 82%। क्यों? मैं बताता हूं आपको कैसे। प्रीवियसली अगर हम 2018-19 की बात करें तो यही फॉरेक्स रिजर्व जो उस समय था वो सिर्फ 76% जो था हमारा एक्सटर्नल डेट उसको पे करने लायक था। आज के समय तो 82% है, लगभग 6% ज्यादा एक्सटर्नल डेट हम पे कर सकते हैं। अब अगर 2008-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो उस समय 112% ऑफ एक्सटर्नल डेट पे कर सकते थे, तो उस समय बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर 2018-19 की बात करें, उसके आधार को अगर हम लेकर चलें तो
भी आज हम 82% एक्सटर्नल डेट अपना फॉरेक्स रिजर्व से पे कर सकते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल डेट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपके शॉर्ट टर्म डेट कितना है और आपका लॉन्ग टर्म डेट कितना है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है? शॉर्ट टर्म होता है कि साल भर के अंदर लौटाने वाला पैसा, लॉन्ग टर्म साल भर के बाद। जिस देश का शॉर्ट टर्म डेट बहुत ज्यादा होता है, अल्पकालीन ऋण ज्यादा होता है, वहां समस्या होती है ज्यादा, और जिस देश का लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा होता है वहां कम समस्या होती है। भारत में क्या है? भारत का शॉर्ट टर्म डेट उसके पूरे बाहरी ऋण का सिर्फ 20% हिस्सा है। तो अगर भारत ने 100 रुपए उधार लिया है तो उसमें से सिर्फ 20 रुपए इसी साल उसको लौटाना है, वो मैनेजेबल है। 80 रुपए तो उसको 10 साल बाद, 20 साल बाद लौटाना है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक्सटर्नल डेट अगर शॉर्ट टर्म ज्यादा होता है तो वरी होती है, तो एक्सटर्नल डेट भी एक समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो, दिस इज ऑल्सो बिकॉज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो भारत की हैं वो सिर्फ 20% है एक्सटर्नल डेट में। मोर द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इन एक्सटर्नल डेट, मोर वनरेबल इज द कंट्री टू एक्सटर्नल शॉक। ऐसा तो भारत है नहीं, सिर्फ 20% है, 80% तो लॉन्ग टर्म है, तो कोई समस्या नहीं है। ना इंपोर्ट कवर में समस्या है और ना ही एक्सटर्नल डेट को पे करने में समस्या है। तो वित्त मंत्रालय का ये जो कहना है ये एकदम ठीक है, और ठीक तो है, लेकिन भारत ने साथ ही साथ ऐसे कदम उठाए हैं ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़े। पहली चीज भारत क्या कर रहा है कि निवेश बढ़ाने के लिए ऐसी पॉलिसीज लेकर आई है सरकार जिसकी वजह से विदेशी निवेश भारत में ज्यादा है, उसकी वजह से फॉरेक्स बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। साथ ही साथ आरबीआई भी अब उतना इंटरवीन नहीं करेगा रुपए की गिरावट को रोकने के लिए, तो उससे भी जो भी खर्चा हो रहा था फॉरेक्स रिजर्व से वो भी नहीं होगा। तो तीनों कदम जब सारा सरकार उठा रही है, आरबीआई उठा रही है, तो ये समस्या ओवरस्टेटेड, ओवरब्लोन है। तो मेरी आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों फॉरेक्स रिजर्व अगर कम भी हो रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, उसके पीछे एक तर्क है, एक लॉजिक है, जो एक इकोनॉमिक लॉजिक है। अब यूपीएससी आईएएस प्री और मेंस आपको बता चुका हूं, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 24,499 का कोर्स है। आपको ये कोड लगाना है, प्रोमो कोड केपी लाइव, और आपको ये 18,999 मिल जाएगा। 24 महीने की वैलिडिटी, 30 तारीख से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। पॉलिटी से इसकी शुरुआत हुई है, पॉलिटी से इसकी शुरुआत हुई है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स होगा जिसको मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है कि अगर किसी का डाउट है कि सर इकोनॉमिक्स कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। इस ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। आपके कोई पीडीएफ की जरूरत है तो यहां मिल जाएगी, नहीं तो तीनों जगह आप अपने डाउट्स मेरे तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।